हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति हियर। तो कल हमने स्टार्ट किया था 9th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो आज हम इसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। हमने कल मैटर की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कि मैटर को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि मैटर की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है मैटर की? दैट पार्टिकल्स इन मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। सेकंड प्रॉपर्टी इज पार्टिकल्स इन मैटर इज स्मॉल इन साइज। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज पार्टिकल्स इन मैटर इज कॉन्स्टेंटली मूविंग। एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी सेज दैट पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो कल हमने मैटर का इतना पोर्शन कवर कर लिया था। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम स्टार्ट करेंगे डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन में क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस इनटू वन अनदर ड्यू टू द मोशन ऑफ इट पार्टिकल। हमने कल मैटर की प्रॉपर्टी में देखा था ना कि पार्टिकल मूव करते हैं, ठीक है? तो उसी का एक एग्जांपल है डिफ्यूजन, दैट सब्सटेंस मिक्स इनटू वन अनदर ड्यू टू द मोशन ऑफ इट पार्टिकल। तो डिफ्यूजन हमारा सॉलिड में भी देखने को मिलता है, लिक्विड में भी देखने को मिलता है और गैस में भी देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो डिफ्यूजन है उसका रेट फास्टर किस में होगा? सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा या फिर गैस में होगा? तो अगर आपने कल अच्छे से सॉलिड, लिक्विड, गैस के बीच में डिफरेंस समझा होगा तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। हमने कल समझा था कि जो सॉलिड होता है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, फिर लिक्विड में कम होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड, और गैसेस में तो वीकेस्ट होते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो डिफ्यूजन का रेट है वो गैसेस में फास्टेस्ट होगा, देन लिक्विड, देन सॉलिड। अगर हमने ऑर्डर अरेंज करना हो डिफ्यूजन का तो गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है? तो गैसेस, लिक्विड और सॉलिड का हम एक एग्जांपल देख लेते हैं डिफ्यूजन का। तो गैसेस का जो एग्जांपल है डिफ्यूजन का वो ये है। हमने कल भी एक एग्जांपल देखा था जिसमें हमने देखा था कि अगर हम अगरबत्ती को एक कमरे में जलाते हैं तो उसकी जो खुशबू है, उसकी जो महक है वो दूसरे रूम में भी आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? कि जो अगरबत्ती के पार्टिकल्स हैं और जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है वो मिक्स कर जाते हैं, ठीक है? यही तो हमने देखा अभी कि डिफ्यूजन क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस इनटू वन अनदर ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। तो जो अगरबत्ती के पार्टिकल्स थे वो मूव कर गए और जो आउटर में, जो एटमॉस्फेयर में एयर है उसके साथ मिक्स कर गए। तो सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। इसके बाद हमने देखना है एग्जांपल लिक्विड में डिफ्यूजन कैसे होती है। तो लिक्विड में डिफ्यूजन का एग्जांपल है, ये आपके पास बीकर है, इसमें लिक्विड है, ठीक है? कल भी हमने एक एग्जांपल के थ्रू देखा था, अगर हम इसमें KMnO4 के क्रिस्टल्स डाल दें तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद जो सारा बीकर है वो कौन से कलर का हो जाएगा? पर्पल कलर का। पर्पल कलर का क्यों हुआ? देखो, हमने तो सोल्यूशन का मिक्स नहीं किया, हमने तो वाटर लिया, उसके अंदर KMnO4 के क्रिस्टल्स डाले, इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये जो वाटर है सारा ही पर्पल कलर का हो जाएगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, जो KMnO4 है वो पूरे सोल्यूशन में आ जाएगा और इसका पूरा कलर क्या हो जाएगा? पर्पल हो जाएगा, ठीक है? तो ये एग्जांपल है डिफ्यूजन इन लिक्विड का। अब आप लोग बोलोगे कि डिफ्यूजन इन सॉलिड भी होता है। हाँ, तो डिफ्यूजन इन सॉलिड भी होता है, पर जो सॉलिड है उसके अंदर डिफ्यूजन का रेट स्लोएस्ट होता है, बहुत धीरे होता है। हम इसे नॉर्मली नहीं देख सकते। और अगर हम इसका एक एग्जांपल के थ्रू समझे कि डिफ्यूजन इन सॉलिड कहाँ पे होता है, तो देखो, तो आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि अगर आप, जैसे ब्लैक बोर्ड है, इसको अगर हम चौक से या कुछ भी लिखते हैं, अगर आप इसे थोड़ी देर के लिए रब ना करो, थोड़ी देर का मतलब है सपोज अगर आपने इसको लिख के कुछ भी 15-20 दिन के लिए छोड़ दिया, 15-20 दिन के लिए छोड़ दिया, तो 15-20 दिन के बाद अगर आप इसको रब करने की ट्राई करोगे तो क्या होगा? ये मुश्किल से रब होगा। क्यों होगा मुश्किल से रब? क्योंकि जो चौक है या फिर ये मार्कर है, जो इसके पार्टिकल्स है वो ब्लैक बोर्ड के अंदर डिफ्यूज कर गए होंगे, ठीक है? तो ये मुश्किल से रब होगा, और रब हो भी जाएगा ना तो ये क्लियर रब नहीं होगा, ठीक है? अगर मैं इसे अभी रब करूं तो ये बिल्कुल क्लियर रब हो जाएगा,
लेकिन अगर ये लिखा रहे और मैं इसको 15-20 दिन के बाद रब करूं तो क्या होगा, इस पे कुछ निशान रह जाएंगे। वो किस वजह से होगा, जो डिफ्यूजन है वो पार्टिकल्स की हो जाएगी, किसमें, ब्लैक बोर्ड के अंदर हो जाएगी। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा टेम्परेचर। हमें टेम्परेचर की क्या देखनी है, ऐसा यूनिट देखनी है। तो ऐसा यूनिट होती है टेम्परेचर की केल्विन, और जो कॉमन यूनिट होती है वो होती है डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको तो डिग्री सेल्सियस को तो हम अपनी कॉमन लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हम नॉर्मल लाइफ में वर्ड यूज करते हैं कि आज का वेदर कंडीशन क्या है, आज का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, 26 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, लेकिन अगर हम केल्विन की बात करें, अगर हमें केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो या फिर सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं। आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा होगा, केल्विन में कन्वर्ट करना होगा, या फिर केल्विन में दे रखा होगा, सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो आपको क्या रिलेशन याद रखना है, दैट टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो आपको ये याद करना है और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं टेम्परेचर में। ठीक है, अगर आपको डिग्री सेल्सियस में मान लो टेम्परेचर दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस और आपको कन्वर्ट करना है किस डिग्री सेल्सियस को, किसमें, केल्विन में, तो आप क्या करोगे, केल्विन इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, तो ये आंसर आपका आ जाएगा 273 प्लस 30 दैट इज 303 केल्विन, दैट इज 303 केल्विन। तो यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो एक जो लास्ट टाइम क्वेश्चन आ रखा था वो ये आ रखा था कि आपको टेम्परेचर दे रखा था -32 डिग्री सेल्सियस। क्या दे रखा था, -32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना था, केल्विन में। तो कुछ मुश्किल नहीं है, चाहे प्लस दे रखा हो चाहे माइनस दे रखा हो, हमने तो बस डिग्री सेल्सियस की जगह टेम्परेचर रखना है जो हमें दे रखा है, प्लस क्या कर देंगे 273। अब आपको कॉमन मैथमेटिक्स की इतनी नॉलेज तो है ना कि जो प्लस होता है और माइनस होता है, प्लस माइनस इज माइनस। तो 273 में से आपको क्या करना है, 32 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 241 केल्विन। इसके आगे माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि प्लस माइनस जब हम करते हैं जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन लगाते हैं, तो ये आ जाएगा आपका प्लस 241 केल्विन। ठीक है, तो इस पे आपके इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। कल हमने देखा था कि मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस में। तो क्या सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो अगर हम इसको करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो जब हम सॉलिड को किस में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। इसका एक और नाम भी है फ्यूजन। अगर हम किसको कन्वर्ट करें, लिक्विड को गैस में, तो इसका क्या नाम आएगा, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन। अगर हम कन्वर्ट कर दें किसको, सॉलिड को डायरेक्ट गैस में, कि बीच में लिक्विड फेज आई ही नहीं, तो इसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन। तो ये स्टेटमेंट्स आपको याद रखनी है कि कब किसको मेल्टिंग बोलते हैं, किसको वेपराइजेशन बोलते हैं, किसको सब्लिमेशन बोलते हैं। अगर हम लिक्विड को कन्वर्ट कर दें किसमें, सॉलिड में, तो इसको आप बोलोगे फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का एग्जांपल तो आप अपनी डेली लाइफ में देखते ही हो कि हम जो क्या है, वाटर को कन्वर्ट करते हैं आइस में। ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड का एग्जांपल भी कॉमन है, हम आइस को कन्वर्ट करते हैं किसमें, वाटर में। ठीक है, लिक्विड टू गैस भी आपने देखा होगा। लिक्विड टू गैस का एग्जांपल है वाटर है, जब हम उसे हीट कर देते हैं तो क्या होता है, वो गैसेस में स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है ना, वाटर का स्टीम में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल है, लिक्विड टू गैस का। अगर हम सॉलिड टू गैस की बात करें तो हम इसे नॉर्मल डेली लाइफ में नहीं देखते, इसके बहुत रेयर एग्जांपल्स हैं, पर इसका एक एग्जांपल है नेफ्थलीन बॉल्स। और क्या हो सकता है, आयोडीन क्रिस्टल्स। ठीक है, तो कुछ प्रोसेसेस में हमें देखने को मिलता है, कैम्फर में भी देखने को मिलता है, जिसमें सॉलिड क्या है, डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। तो नेफ्थलीन बॉल्स का एग्जांपल तो आपने देखा होगा कि स्वेटर्स होते हैं, जो वूलन क्लोथ्स होते हैं, उसके अंदर हम क्या रखते हैं, नेफ्थलीन बॉल्स रखते हैं, जो कि व्हाइट कलर की होती है, ताकि उसके अंदर क्या ना लगे, नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि हमारे कपड़े खराब ना हो जाए, उसको कीड़ा ना लग जाए। ठीक है,
तो नेफ्थलीन बॉल्स इसलिए रखते हैं, जब आप देखोगे आपने नेफ्थलीन बॉल्स आज रखी, जब आप थोड़ा टाइम बाद देखोगे तो नेफ्थलीन बॉल्स आपको दिखेंगे ही नहीं वहीं पे। क्यों? क्योंकि नेफ्थलीन बॉल्स डायरेक्टली सॉलिड टू किस पे कन्वर्ट हो गई? गैस पे। तो ये 4 एग्जांपल थे, जो 4 टर्म्स थी जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं। होप सो जितना अभी तक आपने समझा है, जितना मैंने आपको कराया है, उतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कल हमने एक क्वेश्चन देखा था कि जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और उस टाइम हम क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है। तो वो टेम्परेचर क्या करेगा? तो यहाँ पे हमने 4 एग्जांपल देखे, 4 ऑप्शंस देखे थे। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली हम हीट दे रहे होंगे, तभी तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो आपके पास 4 ऑप्शंस थे, क्या सॉलिड का टेम्परेचर राइज होगा, डिक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा, या फिर पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा। तो जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है और हम टेम्परेचर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन, और जो हीट प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इसको हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्यों बोला? लेटेंट का मीनिंग है हमारे पास हिडन। हिडन से क्या मीनिंग है कि हमने हीट दी लेकिन सॉलिड का टेम्परेचर राइज नहीं हुआ, तो वो हीट छुप गई ना। हमारे हिसाब से तो अगर हमने हीट दी है तो उसका टेम्परेचर राइज होना चाहिए था, पर टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा। तो टेम्परेचर कहाँ जा रहा है? तो टेम्परेचर जा रहा है सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत क्लोज है, तो उनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं उनको ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर का यूज हो रहा है। इसलिए जब मेल्टिंग हो रही होती है तो सॉलिड का टेम्परेचर राइज नहीं करता। लेकिन अगर एक बार कंप्लीट मेल्टिंग हो गई उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका। उसके बाद अगर हम पार्टिकल्स को एनर्जी देंगे तो लिक्विड का टेम्परेचर राइज करेगा। ये सिर्फ तब तक की बात है, टेम्परेचर राइज नहीं करा जब तक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ। एट द टाइम ऑफ मेल्टिंग की बात है, ठीक है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं और हर बार पेपर में देखने को मिल जाता है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर एक बार हम इसे समराइज कर ले, ठीक है। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना कहलाता है फ्यूजन, ठीक है। और लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? फ्रीजिंग, ठीक है। इसको हम और क्या बोल देते हैं? बॉइलिंग। बॉइलिंग नहीं बोलेंगे, इसे मेल्टिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेल्टिंग बोलेंगे। मेल्टिंग। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना मेल्टिंग, और लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा? बॉइलिंग। और अगर हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दें, अगर हम क्या करें, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दें, इट मींस जो स्टीम है उसको हम वापस वाटर में ले आए तो वो क्या कहलाएगा? तो उसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन या फिर कूलिंग। अगर आप सिर्फ यही याद रख लो तो इनफ है। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना मेल्टिंग, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना बॉइलिंग, गैस अगर वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो कंडेंसेशन या फिर कूलिंग, और लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो इट इज नोन एज फ्रीजिंग, ठीक है। जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा, वैसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी होता है, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होगा? सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, और उस टाइम पे अगर हम टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है, और वो टेम्परेचर क्या हो रहा है, जो सॉलिड है उसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने में यूज हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसी तरह से क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बॉइलिंग के टाइम पे यूज होती है। अगर हम क्या कर रहे हैं, वाटर को बॉइल कर रहे हैं, किसमें? स्टीम में। वाटर लिक्विड से तो सीधा गैस ही बनेगी ना, तो उस टाइम पे यूज होगा क्या? उस टाइम अगर हम टेम्परेचर दे रहे होते हैं तो वो होता है लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग। लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग मीन्स कि जो लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग बोल सकते हैं या फिर वेपराइजेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो लिक्विड के पार्टिकल्स के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए जो हीट रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग या फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ
बॉइलिंग से आपके किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? तो इससे आपका जो लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था वो ये था कि अगर आपने अपने हाथ के ऊपर क्या रखा, आइस के क्यूब्स रखे, ठीक है, तो वो आपको ठंडा ठंडा क्यों फील करवाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे आप लोग देखोगे आपने अपने हाथ के ऊपर क्या रखी, आइस रखी, तो वो थोड़े टाइम में क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट कैसी हुई, मेल्ट हुई है, इसका मतलब सॉलिड क्या हुआ है, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है। और सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब इसने हमारी बॉडी से हीट ली, तभी तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, इट मींस उसने हमारे हैंड से क्या ली, उसने हमारे हैंड से हीट ली, तभी हमें कूलिंग फील हुई, क्योंकि जो हमारी बॉडी की हीट थी वो कहाँ यूज हो गई, जो आइस के क्रिस्टल्स है उसको मेल्ट करने में, इसलिए हमें ठंडा ठंडा फील होता है, ठीक है। तो यहां से इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। होप सो आज हमने जितना समझा है उतना आपको समझ में आया होगा। तो कल हम इस चैप्टर का आगे वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे और कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे।